A very good day to all of you. This is Ankita Arora from Study Made Easy. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फिक्रा. फिक्रा क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 और इसके साथ हमें साथ साथ कुछ रूल्स भी याद करने होंगे जो है किसके? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स 2011. पॉइंट नंबर 1, हमें एक्ट भी याद रखना है और यहाँ पे रूल भी याद रखना है क्योंकि फिक्रा के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं. तो डायरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स तो तब मिलेंगे जब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करेंगे हम? इसमें रूल्स भी लिखेंगे, इसमें सेक्शन भी लिखेंगे, तब जाके मार्क्स पूरे मिलेंगे. तो हमने याद कर लिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010, हमने याद कर लिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल 2011. अब यहाँ पे बार बार हो रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन. तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? देखो ये जो पूरा एक्ट है, इस पूरे एक्ट का मकसद क्या है कि ऐसा ना हो कि फॉरेन कंट्री से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडिया में पैसा आ रहा है और पैसा इसलिए आ रहा है कि हमारी इंटीग्रिटी, सोवर्जिनिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट को कुछ नुकसान पहुंचाया जा सके. मतलब इंडिया में ऐसा ना हो कि यहाँ पे टेररिस्ट वाली चीज़ें, टेरर एक्टिविटीज़ प्रमोट होना स्टार्ट हो जाए. तो यहाँ पे कंट्रोल लगाया जाता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बाबा नहीं, कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं लेना है और कुछ सिचुएशन में बिल्कुल नहीं लेना है. जैसे ये जो एक्ट है इसमें बोला है पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फिर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करनी है. तो देखो भाई यहाँ पे तुम समझ रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी को बाहर से पैसा आ रहा है तो हो सकता है, देखो जिसके हाथ में देश है, जिसके हाथ में हमारी कंट्री है, वो कहीं और से अगर एक्सेप्ट कर रही है इस तरह की चीज़ें तो वो तो हमको बिल्कुल भी सही नहीं लगता है. तो कुछ जगहों पे इसलिए रेगुलेशन है जहाँ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो. नाउ कमिंग टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. इसमें मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहाँ से एक्सेप्ट नहीं करना है. तो मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, फॉरेन सोर्स से आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो. तो हमें यहाँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद करनी है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की. हमें याद करना है फॉरेन सोर्स और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें इस चैप्टर में बाकायदा क्या करनी है, लर्न करके चलना है. फिर फॉरेन सोर्स में ही लिखा है फॉरेन कंपनी, और फॉरेन कंपनी क्या होता है? तो यहाँ फॉरेन कंपनी वो फॉरेन कंपनी नहीं है जो आप नॉर्मली पढ़ते हो. यहाँ पे फॉरेन कंपनी का भी अलग से क्या दिया है, डेफिनेशन दिया है, तो हमें उसे भी करना है. तो सबसे पहले इस चैप्टर के लिए 4 डेफिनेशन कौन सी है? सबसे पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, फिर हमारा क्या है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है, फिर है फॉरेन सोर्स और फॉरेन कंपनी. ये 4 डेफिनेशन मुझे पता होनी चाहिए. पहले मैं जंप करती हूँ किस पे? फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे. कहते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं रिसीव करना है हमें. मैम ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है? तो इन जनरल तो हम सिर्फ मनी की बात कर रहे हैं कि इन जनरल क्या है, मनी? नहीं बाबा नहीं. अब सुनो मेरे साथ कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है. आई एश्योर यू, अगर तुम ढंग से ऑडियो सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो ये एक्ट भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. तो फोकस सिर्फ यहाँ देना है, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे फोकस देना है और उसके बाद रीडिंग करनी है. अभी भी जो बोलते हैं ना, बॉल हमारे ही पास है. अभी भी हम क्या कर सकते हैं, अगर ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए, कुछ भी XYZ रीज़न है, अगर लॉ एग्जाम करना चाहते हो तो करो. तरीका यही है कि साथ में हमें क्वेश्चंस भी देखना है, जो मैं ऑडियो में तुम्हें क्वेश्चन डिस्कस करवाते जा रही हूँ. चलो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है? तो लिखेंगे क्या हम? फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स. अब ये जो मीन मतलब आया ना, जब वर्ड यूज़ करते हैं हम मीन, तो मीन का मतलब होता है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन. एक्सक्लूसिव मतलब यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है.
यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब है जब DDT मतलब क्या है, D फॉर डोनेशन, D फॉर डिलीवरी, D फॉर डोनेशन, D फॉर डिलीवरी एंड T फॉर ट्रांसफ़र। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स। किसी भी फॉरेन सोर्स ने डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र अगर क्या किया है, किसी भी फॉरेन सोर्स ने आपको डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र किया है, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। अब ये जो डोनेशन है, डिलीवरी है, ट्रांसफ़र है, किन चीज़ों का हो सकता है? तो ये हो सकता है किसी आर्टिकल का, ये हो सकता है किसी सिक्योरिटी का, ये हो सकता है करेंसी का। तो डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र ऑफ आर्टिकल, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र ऑफ करेंसी। अब हम आते हैं मैम सबसे पहले डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र ऑफ आर्टिकल। ये आर्टिकल देखो, आर्टिकल के लिए दिया है एक एक्सेप्शन। आर्टिकल कोई डोनेट करता है, कोई डिलीवर करता है, कोई ट्रांसफ़र करता है, अगर उसकी वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड लिमिट जो दिया है, उसकी वैल्यू जो है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक है, मतलब हैज़ बीन स्पेसिफाइड एज 1 लाख। 1 लाख की अगर लिमिट है आर्टिकल की, आर्टिकल की लिमिट क्या है, 1 लाख है। आर्टिकल की लिमिट क्या है, 1 लाख है। तो आर्टिकल की लिमिट अगर 1 लाख है, तो ये अगर 1 लाख आप किसी भी पर्सन से रिसीव करते हो, यहाँ थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कन्फ्यूज़न आगे आ सकता है रिलेटिव वाला, तो मैं यहीं बोलूँ किसी भी पर्सन से आप 1 लाख तक रिसीव कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी पर्सन से 1 लाख से अबाव अगर रिसीव करते हो, तो आगे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी, उसमें भी रिलेटिव कहाँ है और अदर पर्सन कहाँ है वो हम देखेंगे। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र ऑफ सबसे पहले आर्टिकल, except if the value of the article that has been received is 1 लाख रुपीज़, देन यहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब अगर ये एज अ गिफ्ट भी है, तो गिफ्ट में भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रूल्स यहाँ पे क्या है, प्रिस्क्राइब्ड है। तो एज अ गिफ्ट रिसीव करते हो, वो भी 1 लाख रुपीज़ तक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। देन डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र ऑफ करेंसी। मैम कौन सी करेंसी? इट कुड बी इंडियन, इट कुड बी फॉरेन करेंसी। इंडियन करेंसी भी हो सकती है, फॉरेन करेंसी भी हो सकती है। तो अगर इंडियन करेंसी या फिर फॉरेन करेंसी आप रिसीव कर रहे हो, इंडियन करेंसी या फिर क्या कर रहे हो, फॉरेन करेंसी क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो वो भी क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही है। देन कमिंग टू व्हाट, देन कमिंग टू योर सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो फेमा एक्ट वाली सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी जो क्या है, सिक्रा वाली सिक्योरिटी है। सिक्रा मतलब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो ये है आपकी फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, कि कोई भी डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र अगर आप किसी आर्टिकल, करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन, या फिर किसी सिक्योरिटी जो सिक्रा या फिर फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग है, वो रिसीव करते हो, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। अब इसमें याद क्या रखना है, इतना याद करने के बाद यहाँ दिए हैं कुछ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कितने हैं, तो 3 एक्सप्लेनेशन दिए हैं, और इन 3 एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बोलता है कोई भी पर्सन अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है और वो किसी और को फॉरेन कंट्रीब्यूशन देता है, तो ये जिसने भी ये कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है उसके लिए भी ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही है। तो बोलते हैं डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र, चाहे आर्टिकल का हो, करेंसी का हो या फॉरेन सिक्योरिटी का हो, कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफ़र कर रहा है आर्टिकल, करेंसी या फिर किसका, सिक्योरिटी का, जिसने खुद ने रिसीव किया है फॉरेन सोर्सेज से, तो ये क्या है, जिस भी पर्सन को मिलेगा उसके लिए भी इट इज़ डीम्ड टू बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, यू कैन नॉट इंटरचेंज द एक्सप्लेनेशन नंबर। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बोलता है। देन कमिंग टू एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में क्या है कि अगर आपको इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, अगर आपको
इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है या फिर इंटरेस्ट की जगह कोई इनकम भी अर्न होती है, या तो इंटरेस्ट रिसीव होता है डिपॉजिट पे या फिर अदर इनकम रिसीव होती है, डिराइव होती है, इससे भी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोलता है, ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही है। देन थर्ड एक्सप्लेनेशन बोलता है अगर आपको क्या हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है इन ल्यू एज अ फीस आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ है, या फिर इन ल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किए थे, उसके लिए कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है, या फिर फीस एजुकेशनल आपने क्या किया, किसी को ट्यूशन पढ़ाई, किसी को क्या किया है, पढ़ाया करा है, तो अगर आपने क्या किया, पढ़ाया है, उसके लिए फ़ीस मिल रही है, या फिर कोई एजेंट है, एजेंट क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एन एजेंट से कंट्रीब्यूशन अगर आपको रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये भी क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन ल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस आपको कुछ मिल रहा है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर एजुकेशन के लिए फ़ीस रिसीव कर रहे हो, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर एजेंट से रिसीव कर रहे हो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एन एजेंट, तो भी क्या है, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो एज अ फीस या कॉस्ट की तरह आप रिसीव करते हैं। तो दिस आर द 3 एक्सप्लेनेशन एंड दिस कवर्स योर डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये क्या है, आपकी फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है। तो बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी नहीं लेना है, कहाँ से, फॉरेन सोर्सेज से, एज वेल एज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी भी नहीं लेना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी नहीं लेना है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी भी नहीं लेना है। तो एक बार अब अपन नज़र करते हैं कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मतलब एनी ऑफर, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है, एनी ऑफर नॉट बीइंग कैजुअल वन, नॉट बीइंग प्योरली कैजुअल वन, कोई भी ऑफर कैजुअल ऑफर नहीं है। एनी ऑफर नॉट बीइंग प्योरली कैजुअल वन, एनी ऑफर नॉट बीइंग प्योरली कैजुअल वन, चाहे कैश में मिलेगा चाहे काइंड में मिलेगा। सो एनी ऑफर नॉट बीइंग प्योरली कैजुअल वन मेड इन कैश और काइंड, दैट इज मेड इन कैश और काइंड बाय फॉरेन सोर्स। अगर फॉरेन सोर्स कैश काइंड में आपको क्या देता है, नॉट बीइंग प्योरली कैजुअल वन आपको क्या देता है, एक ऑफर देता है कि वो फॉरेन सोर्स क्या करेगा, आपको कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री, उसकी कंट्री में बुला रहा है, वो आपको वो पैसा भरेगा। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू द फॉरेन कंट्री ही विल बी पेइंग। देन फ्री बोर्डिंग है, फ्री लॉजिंग है, फ्री ट्रांसपोर्ट है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है। फ्री फ्री फ्री, मुफ्त 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 क्या है, फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री ट्रांसपोर्टेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब फ्री दे रहा है। तो ये है हमारी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आप कहाँ से नहीं ले सकते हो, फॉरेन सोर्सेज से नहीं ले सकते हो। मैम आ जाते हैं हम किस पे, फॉरेन सोर्सेज क्या होता है। तो फॉरेन सोर्स का मतलब है गवर्नमेंट एंड इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एजेंसी। फॉरेन सोर्स का मतलब है गवर्नमेंट, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एजेंसी। देन इंटरनेशनल एजेंसी, इसके बाद आता है क्या, इंटरनेशनल एजेंसी बट नॉट यूनाइटेड नेशन, देन नॉट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, नॉट वर्ल्ड बैंक, ये सब नहीं। तो इंटरनेशनल एजेंसी है, तो इंटरनेशनल एजेंसी भी क्या है, फॉरेन सोर्स है, लेकिन यूनाइटेड नेशन एक फॉरेन सोर्स नहीं है। फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन के बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फॉरेन सोर्स नहीं है। देन उसके बाद वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक भी फॉरेन सोर्स नहीं है। इसके बाद फॉरेन कंपनी फॉरेन सोर्स है। कॉरपोरेशन नॉट बीइंग फॉरेन कंपनी, अ कॉरपोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, कोई भी कॉरपोरेशन जो फॉरेन टेरिटरी या कंट्री में है बट नॉट अ फॉरेन कंपनी, क्योंकि ऑलरेडी फॉरेन कंपनी कवर कर गया। देन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो गया। फिर इसके बाद कोई भी कंपनी जिसमें 51% मोर देन 50%, जिसमें मोर देन 50% कौन होल्ड करता है, शेयर कैपिटल,
या तो गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री होल्ड करती है, या सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, या कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री, या ट्रस्ट सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट सोसाइटी एसोसिएशन इंडिविजुअल, या फिर कोई फॉरेन कंपनी। ट्रस्ट सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल या फॉरेन कंपनी, या कॉर्पोरेशन इन फॉरेन कंपनी जो इनकॉर्पोरेट फॉरेन कंट्री में हुआ है, या फिर सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, या फिर गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, या फिर व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री। अब यहाँ पे बोलते लेकिन हाँ, अगर फेमा के अकॉर्डिंग ये क्या है, फेमा अगर परमिट करता है ये होल्डिंग ऑफ द शेयर्स, तो फिर ये फॉरेन सोर्स नहीं कहलाएगा। फिर आता है ट्रेड यूनियन, फिर आता है फॉरेन ट्रस्ट, फिर सोसाइटी क्लब एंड सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। सिटीजन होगा फॉरेन कंट्री का, वो भी फॉरेन सोर्स है, सोसाइटी भी फॉरेन सोर्स है, क्लब फॉरेन सोर्स है, फॉरेन ट्रस्ट फॉरेन सोर्स है, ट्रेड यूनियन फॉरेन सोर्स है, मतलब कुल मिला के हर तरह के पर्सन फॉरेन सोर्स है। याद कैसे रखा जाएगा? याद रखने के लिए ये जो मैं बता रही हूँ मेमोरी टेक्निक, वो है गिफ्ट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, गिफ्ट ऑफ एफसी लिखना है, गिफ्ट्स ऑफ एफसी बाय कॉरपोरेशन, गिफ्ट्स ऑफ एफसी बाय कॉरपोरेशन टू सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, गिफ्ट्स ऑफ एफसी बाय कॉरपोरेशन टू सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री एम। अब गिफ्ट्स को तोड़ते हैं अपन, जी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी, आई से क्या है, इंटरनेशनल एजेंसी जिसमें यूनाइटेड नेशन नहीं है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नहीं है। देन इसके बाद क्या आता है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद क्या नहीं है, सॉरी इसमें वर्ल्ड बैंक नहीं है, तो जी हो गया, आई हो गया, एफ से क्या है, एफ से फॉरेन कंपनी है। फिर इसके बाद टी है, टी से क्या है, ट्रेड यूनियन है। एस से क्या है, सोसाइटी क्लब, सिटीजन हो गया, सोसाइटी हो गया, क्लब हो गया, एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो गया, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। ये हो गए आपके पूरे गिफ्ट्स। फिर इसके बाद गिफ्ट्स ऑफ एफ सी, एफ से फिर से क्या आ गया, फॉरेन सिटीजन आ गया। फिर सी से क्या है, सी से आपका आ गया कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री, कॉर्पोरेशन दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री। देन इसके बाद क्या है, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री पूरा ही आ गया, और एम से क्या है, एमएनसी, एम से क्या है, एमएनसी। फिर इसके अलावा सी में आप लिख सकते हो कंपनी जिसका 50% से ज़्यादा का शेयर कैपिटल किसने होल्ड किया है, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, या कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, या सिटीजन ऑफ द फॉरेन कंट्री, या फिर फॉरेन कंपनी ने किया है। तो अगर फेमा अलाउ करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये भी क्या है, फॉरेन सोर्स है। अभी हमने किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, हमने की फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन, हमने की फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज़ फॉरेन कंपनी? यहाँ फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है, तो यहाँ फॉरेन कंपनी का मतलब द कंपनी दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है। सिर्फ कंपनी ही नहीं, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कैब बोलना, क्या बोलना, कैब मतलब फॉरेन कंपनी मीन्स कैब, कैब मतलब कंपनी, सी फॉर कंपनी, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, बी फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, कैब क्या है, सी फॉर कंपनी, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बी फॉर क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर ये इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, ये फॉरेन कंपनी है। और इसमें इंक्लूड क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है वो फॉरेन कंपनी जो सेक्शन 379 के अकॉर्डिंग, 379 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनी है। इसमें इंक्लूड होता है कोई भी कंपनी जो सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की, कंपनी जो किसकी सब्सिडरी है, फॉरेन कंपनी की। इसमें इंक्लूड होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी। ये सब क्या है, फॉरेन कंपनी। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कब बोलेंगे, जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में क्या है, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में आपकी क्या है, ब्रांचेस हैं, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, या फिर क्या है, सब्सिडरीज़ हैं। तो यहाँ पे इसे बोला जाएगा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो फॉरेन कंपनी मतलब, फॉरेन कंपनी मीन्स कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल incorporated outside India, which includes foreign company as per section 379 of Companies Act 2013. Then
subsidiary of a foreign company, then place of business or registered office of foreign company, then multinational corporation. Multinational corporation means a corporation having branch, place of business and subsidiary in 2 or more foreign country or territory that carries on business or otherwise. जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टेरिटरी कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं थ्रू BPS. BPS मतलब ब्रांच, प्लेस ऑफ बिजनेस एंड सब्सिडरी. ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे क्लोज डाउन होती हैं. रिलेटिव की डेफिनेशन दी है तो रिलेटिव जो क्या है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 277 में रिलेटिव है. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट वाज डेफिनेशन, वी हैव डन विद इट. अब हम आते हैं हमारे पार्ट पे जहाँ पे रेगुलेशन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए. आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या नहीं कर सकते, कुछ जगह पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि भाई आप रिसीव ही नहीं कर सकते. तो यहाँ जो है इसमें बोलते हैं चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट. ये क्या है, हमारा चैप्टर 2 है एक्ट का, जो डील करता है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए ये क्या करता है, डील करता है. तो चैप्टर 2 में देखो, सबसे पहले हम लर्न करते हैं सेक्शन 3 से सेक्शन नंबर 10 तक दिया है चैप्टर 2, जो रेगुलेट करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को. तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 है. सेक्शन नंबर 3 प्रोहिबिट करता है. सेक्शन नंबर 3 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है कुछ पर्सन को कि भाई आपको तो बिल्कुल भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना ही नहीं है. फिर सेक्शन 4 आता है और बोलता है कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिस पे क्या नहीं लगेगा, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब सेक्शन 3 नहीं लगेगा. सेक्शन 3 बताता है दिस आर द पर्सन हु आर प्रोहिबिटेड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन. एंड सेक्शन नंबर 4 बताता है व्हाट आर द सिचुएशन व्हेन फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये सेक्शन आपका 3 क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा. फिर सेक्शन 3 हुआ, सेक्शन 4 हुआ, सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 इज अबाउट प्रोसीजर. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो रजिस्टर नहीं हुई है, दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी, बट यहाँ पे पावर दी गई है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल्दो पॉलिटिकल पार्टी की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, बट उनका जो एजेंडा है, काम करने का जो तरीका है वो पॉलिटिकल पार्टी के जैसा ही है. तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल पार्टी के नेचर का डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं है. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसे डिक्लेयर किया जाएगा कि वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के नेचर वाली हैं, तो ये डिक्लेरेशन का सेक्शन है सेक्शन 5. सेक्शन 3 पर्सन को प्रोहिबिट करता है. सेक्शन 4 जहाँ पे सेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा वो सिचुएशन बताता है. सेक्शन 5 नेचर बताता है पॉलिटिकल पार्टी के, ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल पार्टी के नेचर की है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा. देन सेक्शन 6 किसके लिए है, 6-7 है. 6 बोलता है आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसका प्रोहिबिशन नहीं, ये रेस्ट्रिक्शन है. रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. 6 आता है किस पे, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, कि आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है कि रेस्ट्रिक्शन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. देन सेक्शन 7 क्या है, प्रोहिबिशन के लिए है कि अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है तो वो ट्रांसफ़र नहीं करना है किसी और पर्सन को. ये जो सेक्शन 7 है इस पर कई क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है. वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग क्वेश्चन हेयर, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. इतना सिंपल केस स्टडी होता है कि आपको पता चलेगा, या फिर बोलेंगे बताइए कितना लिमिट अलाउड है, अगर एक पर्सन जिसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है उसे दूसरे पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन देना है तो उसकी प्रोसीजर क्या है. इस तरह के क्वेश्चन होते हैं फिक्रा के. तो इस चैप्टर को करना भी है हमें, और इसका प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि ईजी के मार्क्स तब आएंगे जब फुल फ्लेज आप एवरेज आंसर नहीं, अबाव एवरेज आंसर लिख के आएंगे. तो हमने 3 किया, पर्सन्स को प्रोहिबिट किया है. 4 किया सिचुएशन जहाँ पे सेक्शन 3 नहीं लगेगा. 5 जहाँ पे पॉलिटिकल नेचर का आपको बता दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को. 6 है फिर से क्या, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. 7 प्रोहिबिट करता है, किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, ऑन अगर आपको क्या हुआ है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते.
8 फिर से रेस्ट्रिक्शन है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए नहीं लगाना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन को क्या नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए नहीं लगाना है। 9 है सेंट्रल गवर्नमेंट फिर प्रोहिबिट कर रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे बोल सकते हैं भाई यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। एंड 10 बोलता है पावर टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कंट्रावेंशन। यहाँ पे अगर कोई भी करेंसी आपने कंट्रावेंशन में रिसीव की है तो उसको भी प्रोहिबिट किया जा सकता है। तो आते हैं सेक्शन नंबर 3 पे, कौन कौन से ऐसे पर्सन है जिन्हें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है। तो प्रोहिबिट किया है सबसे पहले, अगर आप इलेक्शन कैंडिडेट हो, यू आर एन कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, भाई इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हो, आप कैंडिडेट हो, आपको पैसा मिल गया तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन क्या नहीं कर सकता, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकता। एक कैटेगरी हो गई इलेक्शन वाले की। चलो इलेक्शन के बाद आप तो क्या बन गए, पॉलिटिकल पार्टी में आ गए, पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेयरर बन गए। तो भाई तुम जब इलेक्शन में थे तब भी तुम्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन मना था, पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेयरर अभी भी तुमको क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मना ही है। 2 हो गए, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बेयरर। तीसरा, भाई हम पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, हम तो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं। अरे भाई आप लेजिस्लेचर के मेंबर हो या फिर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो, या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो जिसे कंट्रोल और ओन कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है, आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं है। इलेक्शन, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन नॉट अलाउड। दूसरा क्या बोला हमने, ऑफिस बेयरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नॉट अलाउड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नॉट अलाउड। इसके अलावा आप पब्लिक सर्वेंट हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या फिर एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बीन कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय गवर्नमेंट, आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं है। 4 चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद अब बोलते हैं, देखो या तो आप क्या हो, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में कुछ कुछ काम कर रहे हो, या फिर आप ऑडियो न्यूज़ देते हो, या ऑडियो विजुअल न्यूज़, या फिर करंट अफेयर्स का क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में करंट अफेयर्स देने का आपका काम है। अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में आप क्या हो, कॉलमनिस्ट हो, या फिर कार्टूनिस्ट हो, एडिटर हो, या फिर ओनर हो, या फिर पब्लिशर हो, करस्पॉन्डेंट हो, कॉलमनिस्ट हो, कार्टूनिस्ट हो, एडिटर हो, ओनर हो, प्रिंटर हो, पब्लिशर हो, मतलब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में आपका कुछ भी काम, आप छपाते हो मतलब पब्लिशर हो, आप प्रिंटर हो, कुछ भी छाप दोगे आपको पैसा देंगे। तो कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, करस्पॉन्डेंट, फिर उसके बाद आपका एडिटर हो गया, उसके बाद आपका पब्लिशर, प्रिंटर। तो ये एक लाइन से ध्यान रखो ना कि एक लाइन से एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले लोग कर रहे हैं उनको बिल्कुल ना है कि भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन नाम की चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। मैम ऑडियो न्यूज़ देते हैं हम, या फिर ऑडियो विजुअल न्यूज़ देते हैं, ऑडियो न्यूज़ देते हैं, या फिर क्या देते हैं, ऑडियो विजुअल न्यूज़ देते हैं, या फिर करंट अफेयर्स देने का हमारा काम है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम क्या देते हैं, करंट अफेयर्स देते हैं। तो यहाँ पे बोला है अगर ऐसी कोई एसोसिएशन हो आप, तो ऐसी एसोसिएशन भी क्या नहीं ले सकती, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती। और ऐसी एसोसिएशन के फिर से एडिटर, ऐसी एसोसिएशन के ओनर, ऐसी एसोसिएशन के कार्टूनिस्ट, ऐसी एसोसिएशन के करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, ये लोग भी क्या नहीं ले सकते, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नेचर पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नेचर पॉलिटिकल पार्टी का हो, जो सेक्शन 6 में हमने बताया कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ऑल दो रजिस्टर्ड तो नहीं है एज अ पॉलिटिकल पार्टी की तरह, लेकिन इनका काम करने का जो तरीका है, इनका एजेंडा है, वो इसी तरह से है काम करने का तरीका और इनका एजेंडा जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी वर्क करती हैं, तो हम इन्हें डिक्लेयर करते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो। तो सेक्शन नंबर 6 में जिसे डिक्लेयर किया इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उन लोगों को भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है। दिस कंप्लीट योर सेक्शन 3 एज वेल एज सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 3 भी किया हमने, सेक्शन 6 जहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, पॉलिटिकल पार्टी क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। अब यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना
कि ये जो यहाँ पे ये लोग क्लैरिफाई बोल रहे हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको पॉलिटिकल पार्टी का नेचर का हम बताएंगे, तो ये रूल 3 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल में है। रूल 3 है, जो रूल 3 बोलता है कि आपको एक रिटर्न नोटिस देना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन को कि लो भाई हम तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसको नोटिस दो, लिख के रिटर्न नोटिस दो। अगर सामने वाले को क्या है रिटर्न नोटिस दोगे 30 डेज़ के अंदर उसको क्या करना है, अगर कुछ ऑब्जेक्शन है कुछ है तो उसे क्या करना होगा, अपना ऑब्जेक्शन वगैरह देना होगा। उसे क्या करना होगा, अपना ऑब्जेक्शन वगैरह देना होगा। 30 डेज़ में भाई साहब क्या कर लेंगे, अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन टू हुम नोटिस हैव बीन सो सर्व्ड मे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस अपना रिप्रेजेंटेशन किसको देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैम कुछ सफिशिएंट कॉस्ट था इसलिए हम 30 डेज़ में रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, तो आपको और 30 डेज़ मिलेंगे किस चीज़ के लिए, एक्सटेंशन मिल जाएगा 30 डेज़ का। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी रिप्रेजेंटेशन और रिपोर्ट को कंसिडर करेगी, कंसिडर करके वो डिसाइड करती है कि क्या अब आपको पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। इसके बाद कोई भी ऑर्डर, एवरी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, अब इसके बाद जो भी ऑर्डर देना है ना गवर्नमेंट को, आपका रिप्रेजेंटेशन देख लिया, आपकी रिपोर्ट देख ली, तो रिप्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट देखने के बाद गवर्नमेंट 120 डेज़ में क्या दे देगी, बता देगी, इन्फॉर्म कर देगी कि देखो भाई ये ग्राउंड्स हैं। देखो एवरी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस इन्फॉर्मिंग ग्राउंड। आपको ग्राउंड इन्फॉर्म करने के बाद क्या बता देगी कि भाई या तो आपको पॉलिटिकल पार्टी हम बोलते हैं या तो आपको पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आता है सेक्शन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो। हाँ, अगर लेकिन सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट 120 डेज़ में ये ऑर्डर नहीं दे पाती है, सपोज करो 120 डेज़ में क्या हुआ है, ऑर्डर नहीं दे पाती यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, तब भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी क्या है 60 डेज़ में और 60 डेज़ का उनको टाइम मिल जाएगा अगर रीजनेबल कॉस्ट था, जिसके कारण 120 डेज़ में वो क्या नहीं दे पाए। 120 डेज़ है, 120 डेज़ में अगर अपना ओपिनियन नहीं दे पाए तो 60 डेज़ और मिलते हैं, जिसके बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन दे सकते हैं। सो दिस वाज योर सेक्शन नंबर 5। ये था क्या आपका सेक्शन नंबर 5। आई गेस मैंने उस वक्त सेक्शन नंबर 6 बोल दिया था, तो दैट वाज माय मिस्टेक, प्लीज़ रेक्टिफाई। तो सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 3 है कि कुछ पर्सन्स को भैया बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है, वो हमने लिस्ट देखी। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 देखा जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बता दिया जाएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को। आई एम अगेन कमिंग टू सेक्शन नंबर 3। यहाँ पे इन्होंने बोला है अगर कोई एक रेसिडेंट एज वेल एज सिटीज़न ऑफ इंडिया है, कोई पर्सन रेसिडेंट एंड सिटीज़न ऑफ इंडिया है, तो उसे बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑन, कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो रिसीव नहीं करेगा ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और एनी पर्सन, किसी भी पर्सन ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिसीव नहीं करेगा। अब ये पर्सन कौन सा है जो अभी हमने देखे पूरे सेक्शन 3 में, जो सारे पर्सन देखे उन रेसिडेंट एंड एज वेल एज सिटीजन ऑफ इंडिया को तो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करना। देन अगर सिर्फ रेसिडेंट की बात करें कि एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो बोलते हैं वो डिलीवर ही नहीं करेगा किसी ऐसे पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो उसे रिसीव हुआ है, कि इस पर्सन को पता है कि जिस पर्सन को वो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन देने वाला है वो उसे क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर सकता है या ट्रांसफ़र कर देगा पॉलिटिकल पार्टी या फिर ये वाले पर्सन जो हमने स्पेसिफाई किए सेक्शन 3 में। और अगर सिटीज़न ऑफ इंडिया है तो सिटीज़न ऑफ इंडिया भी डिलीवर नहीं करेगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर सेक्शन 3 में ये जो पर्सन दिया उनको कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिलीवर नहीं करेगा। तो यहाँ पे रेसिडेंट प्लस सिटीज़न है तो उसे तो क्या करना है, एक्सेप्ट ही नहीं करना इन लोगों के बिहाफ पे। रेसिडेंट है तो किसी ऐसे पर्सन को नहीं देगा जो इंटर्न इन्हीं को क्या कर दे, पॉलिटिकल पार्टी या इन पर्सन्स को दे दे। और अगर सिटीज़न है तो इनको क्या नहीं करना है, इसको डायरेक्टली इनको देना ही नहीं है क्या, पॉलिटिकल पार्टी या ये वाले पर्सन्स को फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। तो सेक्शन 3 डन, सेक्शन 5 डन। अब सेक्शन 4 क्या है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुछ नहीं, डीटी के अदर सोर्स याद करते हैं। डीटी के अदर सोर्स में क्या क्या है, कौन कौन से हेड आते हैं, सॉरी डीटी के हेड याद करते हैं। तो डीटी के हेड में कौन कौन से हेड है, सैलरी हेड है, पीजीबीपी हेड है,
अदर सोर्सेज है, राइट। तो सबसे पहले अगर सैलरी हेड में आपको कुछ भी मिल रहा है, जस्ट बिकॉज फॉरेनर्स को आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो आपको अगर सैलरी मिल रही है या बिजनेस मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है, या फिर बिजनेस कनेक्शन के रिस्पेक्ट में पेमेंट रिसीव हो रहा है, या फिर गिफ्ट रिसीव हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, गिफ्ट अप टू द लिमिट ऑफ 1 लाख क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, या फिर रिलेटिव से कुछ भी रिसीव हो रहा है। अगर रिलेटिव से 1 लाख के अबाव आपको कुछ रिसीव होता है, रिलेटिव से 1 लाख के अबाव कुछ रिसीव हो रहा है, रिलेटिव से 1 लाख के अबाव रिसीव हो रहा है, तो बोलते हैं रूल नंबर 6 कहता है। यहाँ पे कौन बोलता है, यहाँ पे आपके लिए रूल है, रूल कहता है कि आपको क्या करना होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना होगा, FC1 में विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन रिसीव होने के बाद 30 डेज में क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है, भले ही 1 लाख का हो या अबाव 1 लाख, इक्वल टू 1 लाख हो या अबाव 1 लाख हो, तो रूल नंबर 6 बोलता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज क्या करना होगा, इंटीमेट करना होगा FC1 में विद इन 30 डेज क्या करना होगा, इंटीमेट करना होगा। तब आपको कौन सा वो प्रोहिबिशन का सेक्शन 3 नहीं लगेगा। तो देखो हमने सारे हेड किए, सैलरी हेड में कुछ मिल रहा है नहीं, स्कॉलरशिप स्टाइफन भी सैलरी हेड में ले लेते, तो स्कॉलरशिप स्टाइफन या फिर सिमिलर नेचर का पेमेंट, या फिर आपको इन द नेचर ऑफ एक्चुअल में वेजेस या सैलरी ही कुछ मिल रहा है, या फिर PGBP मतलब इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स का पेमेंट मिल रहा है, या फिर बिजनेस कनेक्शन के रिस्पेक्ट में एजेंट फॉरेन करेंसी में आपको कुछ पे कर रहा है, एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स आपको क्या कर रहा है, कुछ भी पेमेंट कर रहा है फॉर फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सोर्सेज के लिए। अब देखो इसका मैं और थोड़ा सा बताती हूँ। ये एजेंट जो है हमारा फॉरेन सोर्स का एजेंट मतलब हमारे इंडिया में एक एजेंट है, वो फॉरेनर्स के लिए क्या करता है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये उनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स करवा के देता है। तो इस एजेंट को अगर कुछ भी बिजनेस कनेक्शन, इसी को मैं बोल रही हूँ कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से इनका कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए अगर कुछ भी मिलता है, तो ये भी क्या है, इस पर सेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर गिफ्ट या फिर कुछ भी मिल रहा है आपको एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन के मेंबर हो आप, आपको गिफ्ट या प्रेजेंटेशन एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन मिल रहा है, तो अगर एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन गिफ्ट वगैरह मिलता है तो भी आप पे सेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर गिफ्ट 1 लाख या 1 लाख से ऊपर मिलता है, गिफ्ट आपको 1 लाख या 1 लाख के ऊपर मिलता है, तो इस केस में भी मैं यही बोलूँगी कि आपको रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग FC1 में विद इन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है कि आपको गिफ्ट इतनी वैल्यू का मिला है, कहाँ से मिला है, ये आपको देना होगा इलेक्ट्रॉनिकली। कवरिंग सेक्शन नंबर 3 हो गया, सेक्शन नंबर 4 हो गया, सेक्शन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 6 पे। यहाँ पे स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्ट कर रखा है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने से, रेस्ट्रिक्शन फॉर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो कुछ लोग हैं जो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन कैसा है कि अगर आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भाई पहले परमिशन ले लो। सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर परमिशन ले लेते हो तो आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने के लिए अलाउड है। उसमें आते हैं कौन, सबसे पहले मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बेयरर, जज हो गया, फिर उसके बाद आपका कौन हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, और एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉई, फिर एम्प्लॉई कहाँ का, ऐसे कॉरपोरेशन का दैट इज़ ओन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉई, फिर उसके बाद जज हो गया, और उसके बाद मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बेयरर। इसके लिए क्या याद कर सकते हो, तो इसके लिए है GOJEM मतलब GEM वाला जेम, GOJEM। जी से आपका गवर्नमेंट सर्वेंट, O से ऑफिस बेयरर, J से आपका क्या हो जाएगा, JEM वाला जेम, J से आपका हो जाएगा जज, E से क्या हो जाएगा आपका एम्प्लॉई, जिसका एम्प्लॉई ऐसे कॉरपोरेशन का दैट इज़ ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और M से क्या हो जाएगा आपका मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, M से कौन हो जाएगा आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। तो बोलते हैं कि ऐसे लोग ये जो GOJEM वाले हैं, इन्हें अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेनी है तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी।
अब इसका एक एक्सेप्शन दिया, एक्सेप्शन रूल नंबर 7 का है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया, बोला कि चलो भाई ये तो फॉरेन टूर पे चले गए, हमसे यहाँ परमिशन नहीं, यहाँ से परमिशन लेके फॉरेन टूर पे चले गए। अब क्या हुआ, वहाँ गए तो सही, लेकिन क्या हो गया, वहाँ पे ये हुआ कि इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। अब क्या करें, पहले ये फॉर्म भरवाएं अपने से, फिर अपनी तबीयत ठीक करवाएं? ऑब्वियसली नो। तो बोलते हैं कि ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हैं। और जैसे ही फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेंगे आप विद इन अ मंथ आपको क्या करना होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जैसे ही हॉस्पिटैलिटी रिसीव कर लेंगे विद इन अ मंथ, यहाँ डेज मत लिखना, डेज हमने लिखा है गिफ्ट के केस में 30 डेज़, यहाँ पे मंथ है तो मंथ ही लिखना है। कि रूल 7 बोलता है विद इन अ मंथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना होगा कितना अमाउंट का आपने रिसीव किया है हॉस्पिटैलिटी, सोर्स क्या है, पर्पस क्या था, मैनर क्या था, सोर्स, पर्पस, मैनर और कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है, ये देना होगा। लेकिन सपोज मैम फॉरेन हॉस्पिटैलिटी जो है हमारी, जो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है वो कितनी है, अगर वो 1 लाख तक ही है, तो अगर 1 लाख तक की फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है तो आपको, या इमरजेंसी के केस में ये जो आप मेडिकल एड ले रहे हो अगर 1 लाख तक है तो कोई इंटीमेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बस ये याद रखना जब आप इंटीमेशन कर रहे हो इनको कि भाई हमने ये मेडिकल हॉस्पिटैलिटी ली है, तो उसके साथ में आपको इन्विटेशन लेटर ऑफ होस्ट कंट्री देना होगा कि उन्होंने आपको इन्वाइट किया था, इसका इन्विटेशन लेटर देना मस्ट है। और ये जो एप्लीकेशन है आपकी, ये जो एप्लीकेशन है किस चीज़ की एप्लीकेशन फॉर ग्राउंड ऑफ परमिशन। सबसे पहले देखो, जाने से पहले आप परमिशन लोगे कि हम चले जाएं क्या, तो जाने से पहले आप जब आप परमिशन ले रहे हो कि हम चले जाएं, तो ये एप्लीकेशन आपकी कम से कम 2 हफ्ते पहले तो पहुंच जानी चाहिए। तो ध्यान रखो, ऐसे तो आपको जाना है तो परमिशन लेके जाना है, और परमिशन लेके जाओगे इलेक्ट्रॉनिकली परमिशन लोगे और होस्ट कंट्री का इन्विटेशन दोगे। साथ में 2 हफ्ते पहले ये क्या होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन लेटर पहुँचना चाहिए। वहाँ चले गए, बीमार पड़ गए तो ले लो भैया फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 महीने के अंदर इंटीमेट करना सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर 1 लाख से अबाव अमाउंट है तो सोर्स बता देना, रीज़न बता देना, डेट ऑफ रिसिप्ट बता देना, मैनर बता देना, और ये सब बता के क्या हो सकता है, कंप्लाइंस आप कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी के केस में रिसीव कर सकते हो। अब फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, इसके बाद दिया है गाइडलाइंस कुछ दिए। अब ये गाइडलाइंस क्या है, ये बोलते हैं कि रेगुलेशन 6 जो है, ये जो रेगुलेशन 6 है रेस्ट्रिक्शन वगैरह का, तो बोलते ये नहीं लगेगा, ये कुछ केसेस में ये रेगुलेशन लगेगा ही नहीं। ये जो आप बता रहे हो ना कि जाएंगे तो परमिशन लेंगे, ऐसा ना वैसा, तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर, ध्यान से सुनना, आप पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हो, खुद जा रहे हो घूमने के लिए, क्या ज़रूरत है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या देखो, या तो खुद जा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, खुद जा रहे हो, खुद अपना एक्सपेंस उठा रहे हो, चलेगा। तो एंटायर एक्सपेंडिचर अगर खुद पर्सन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पहली चीज़। चलो, आप खुद नहीं जा रहे, दूसरा क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका इंडियन नेशनल लिविंग इन फॉरेन कंट्री, इंडियन नेशनल आपका ही कोई क्या है, दोस्त वगैरह क्या है वहाँ रहता है, रिश्तेदार वहाँ रहता है, तो इंडियन नेशनल लिविंग इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में इंडियन नेशनल है, वो आपका पूरा खर्चा उठाएगा। तो इंडियन ही उठा रहा है ना, फॉरेन सिटीज़न थोड़ी ना उठा रहा है, क्योंकि एक्ट फॉरेन सिटीज़न पे लगता है, इंडियन सिटीज़न अब्रॉड पे नहीं लगता। 2 चीज़ हो गई। फिर आप क्यों जा रहे हो, ये जाने वाले कौन हो गए, या तो पर्सनल कैपेसिटी में जाने वाले हो गए, या फिर इंडियन नेशनल वहाँ पे है इसलिए जाने वाले हो गए, या फिर आप जा रहे हो तो आप खर्चा नहीं उठा रहे, आपका रिश्तेदार खर्चा नहीं उठा रहा है, जैसा हमने बोला इंडियन नेशनल वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपका खर्चा उठा रही है, PSU खर्चा उठा रहा है, तो अगर ये उठा रहे तो भी चलेगा। तो 3 तो देखो, खर्चा उठाने वाले कौन हो सकते हैं, आप खुद पर्सनल कैपेसिटी में अपना खर्चा कर रहे हो, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU कर रहा है, या फिर इंडियन नेशनल अब्रॉड कर रहा है। तो ये कैटेगरी हो गई, कौन खर्चा करेगा उन पे अलाउड नहीं है उनको ये रेगुलेशन 6 नहीं लगेगा। फिर आते हैं हम कि क्यों जा रहे हो, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बायलैटरल एग्रीमेंट है। बायलैटरल क्या है, बायलैटरल एक्सचेंज हो रहा है किस चीज़ का, कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और फॉरेन स्टेट में जो है कुछ बातचीत हुई है, तो उसके रीज़न से हमको जाना पड़ रहा है।
तो विजिट बाय अ मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट का मेंबर है, बायलैटरल एक्सचेंज के कारण जा रहे हैं, या फिर कोई एग्रीमेंट होना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री के बीच में, उसके रीज़न से विजिट करना पड़ रहा है, या फिर और रीज़न क्या है, सबसे पहले तो विजिट किस लिए कर रहे हो, एज एन इंडियन पार्लियामेंट मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, या फिर बायलैटरल एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री है उसके कारण हो रहा है, या फिर क्या हो सकता है कि आपने इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको फॉरेन ट्रेनिंग कोर्सेज लेने हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रेनिंग कोर्सेज है जिसके रीज़न से आपको कहाँ जाना पड़ रहा है, फॉरेन जाना पड़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए आप क्या जा रहे हो, फॉरेन जा रहे हो। रीज़न समझ रहे हो, तीन रीज़न तो कि कौन खर्चा उठाएगा। फिर हमने अभी 3 रीज़न क्या देखे, क्योंकि आप पार्लियामेंट के मेंबर हो, या फिर आपका बायलैटरल एग्रीमेंट होना, या फिर ट्रेनिंग कोर्सेज के रीज़न से जा रहे हो, या फिर क्या हो रहा है, 2 केसेस और है, वो ये है कि एज एन असाइनमेंट ऑन सैलरी फी और रेम्यूनरेशन। ये जो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन सैलरी फीस या रेम्यूनरेशन के लिए रिसीव कर रहे हो, या फिर ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एनेक्सेट 2 की एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। फंडिंग एनेक्सेट 2 की ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो अगर फंडिंग एनेक्सेट 2 की ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, या फिर सैलरी फीस रेम्यूनरेशन के असाइनमेंट के कारण आपको क्या है, ये फंडिंग मिल रही है, तो ये क्या है, इस पे आपका रूल नंबर जो अभी हम कर रहे थे दैट इज़ 6 वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 6 का ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होने वाली हैं। सो दिस इज़ व्हाट सेक्शन नंबर 6, ये क्या है आपका सेक्शन नंबर 6। तो इन दिस पार्ट 1 में फ़िक्रा के फर्स्ट पार्ट में हमने डेफिनेशन कर लिया, डेफिनेशन के बाद सेक्शन 3, 4, 5, 6 कर लिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट विल बी फॉर 7 से 10 और रजिस्ट्रेशन का ओवरऑल पार्ट हम लोग इसमें करेंगे। तो इतने तक को अच्छे से लर्न करो, आई होप लर्न हो भी जाएगा। इसके बाद सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन इसके पहले देख लेना सब कुछ अच्छे से सुन के, तो आपका एक बार ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा। थैंक यू।